बदलावों की धुन तू भी सुन, तू भी सुन। नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमाघनी, मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से नमस्कार। जिस तरह किसी शरीर में स्नायु तंत्र यानी उसके नर्वस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर किसी शरीर का नर्वस सिस्टम काम नहीं करे और रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम नहीं करे, तो इंसान को एक दिन तो क्या एक पल जीने की भी कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे ही किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके नर्वस सिस्टम की तरह होता है उसकी रेलवे प्रणाली। रेलवे प्रणाली जितनी सशक्त होगी, देश उतना विकसित होगा। 140 करोड़ आबादी का हमारा सशक्त भारत और उतनी ही सशक्त हमारी रेलवे प्रणाली। और पिछले 5-10 सालों में तो भारतीय रेल ने जिस तरह के विकास के नए आयाम सामने रखे हैं, जहां एक तरफ एयरपोर्ट को टक्कर देते हुए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वहीं कहीं सेमी बुलेट तो कहीं बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। वंदे भारत के रूप में हमारे सामने एक ऐसी ट्रेन आ रही है जिसको देख करके हमें यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह भारतीय रेल है। अब इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कहें या हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की काबिलियत कि रेलवे तकनीकी दृष्टि से और नागरिक सुविधा की दृष्टि से लगातार तरक्की कर रहा है और रेलवे परिदृश्य पूरी तरह से बदलने को है। क्या कुछ विजन, क्या कुछ सोच रहा है इस सब के पीछे, क्या हो रहा है रेलवे में नया, और आगे आने वाले कुछ सालों में रेलवे का क्या परिदृश्य रहेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं आज डीडी राजस्थान के स्टूडियो में। समय है कि आपको उनसे परिचित कराएं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण। कैप्टन शशि किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डीडी राजस्थान के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गौरव जी। सर, रेलवे के बारे में आपसे कुछ बात करें और रेलवे के आने वाले परिदृश्य के बारे में बहुत सारे सवाल न सिर्फ हमारे मन में बल्कि हमारे दर्शक भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। उससे पहले एक सवाल आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहेंगे। जब आपका परिचय करवाया नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी जनसंपर्क और कैप्टन, इन दो रैंक का आपस में कोई हमारे तालमेल नजर नहीं आया, तो क्या आपका कोई आर्मी बैकग्राउंड है? जी, ये प्रश्न काफ़ी लोग पूछते हैं और आपने भी सही गेस किया। मैं भारतीय रेलवे के रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी यूनिट है 969 जमालपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ पे मैं कैप्टन के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो टेरिटोरियल आर्मी की जो यूनिट है, ये भारतीय रेलवे द्वारा बनाई गई है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो हमारे ये क्षेत्र है उसको देखते हुए हमने ये टेरिटोरियल आर्मी के रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। तो अभी वर्तमान में मैं कैप्टन के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे सामने गुत्थी खुल दिया कि आखिर जनसंपर्क अधिकारी हैं तो वो कैप्टन किस तरह से हो सकते हैं। तो अब बात करना चाहेंगे रेलवे की। जैसा कि हमने बात की, शुरुआत की कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बहुत योगदान होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और विकास में आप रेलवे का किस तरह से योगदान मानते हैं और कितना और किस तरह से? जी, भारतीय रेल ना सिर्फ विकास की एक धुरी है पूरे देश की प्रगति के लिए, बल्कि एक रीढ़ की हड्डी है। बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें भारतीय रेल का एक ना सिर्फ अहम योगदान है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में भारतीय रेल एक अहम भूमिका निभा रही है। हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी है अश्विनी वैष्णव जी, उनकी जो रेल बढ़ो देश बढ़े का जो नारा है और एक नए तौर पे जो हम बृहद तरीके से चहुमुखी विकास कर रहे हैं रेल का, ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पूरे जनमानस के साथ भारतीय रेल जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पे अभी रेलगाड़ियाँ नहीं चल रही हैं या जो हमारे ऑलरेडी ट्रैक्स हैं उनके दोहरीकरण के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट का काम, बहुत सारे कार्य जो हैं बहुमुखी तरीके से किए जा रहे हैं और इन सब पर हमारा यही लक्षित है कि कैसे हम इस भारतीय रेल की एक नई परिभाषा बदल दें, कैसे हम इसको और एक नए आयाम के रूप में हम और डेवलप कर सकें।
आपने देखा होगा कि भारतीय रेल में जो विकास के भी नए नए आयाम चल रहे हैं, उसमें स्टेशनों के पुनर्विकास की बात करें, किसने सोचा होगा कि कभी कुछ सालों पहले किसने ऐसी परिकल्पना भी नहीं की हुई कि स्टेशन जो है वर्ल्ड क्लास लेवल पर डेवलप किए जाएंगे। किसी ज़माने में मुंबई से ठाणे के बीच में हम अक्सर जीके की बुक्स में पढ़ा करते हैं कि पहले जो एक रेलवे का प्रयोग किया गया वो वहाँ से किया गया था। लेकिन आज जो इंडियन रेलवे जो है पिछले 5-10 सालों का अगर हम सिनेरियो देखें तो उस परिदृश्य में एकदम बदलाव नजर आता है, जहां एक तरफ हमें एयरपोर्ट को टक्कर देते हुए स्टेशंस दिखाई देते हैं और वहीं रेलवे की जो गति है, ट्रेन्स की जो गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या विजन और क्या सोच है? जी, जैसे मैंने बता रहा था कि भारतीय रेलवे का जो एक पूरे मल्टी टैलेंटेड मल्टी डायमेंशनल जो है हम विकास कर रहे हैं। और स्टेशनों के पुनर्विकास की अगर हम बात करें, वंदे भारत ट्रेन स्वदेशी निर्मित जो है वंदे भारत ट्रेन जो चलाई जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, आधारभूत हमारी जो संरचना होती है जिनमें कि हम नई लाइनों का निर्माण कर रहे हैं, दोहरीकरण के कार्य कर रहे हैं, विद्युतीकरण के कार्य कर रहे हैं, सेफ्टी को हम इम्पोर्टेंस मानते हुए नई टेक्नोलॉजी जो हमने कवच विकसित की है उसका हम कार्य किए जा रहे हैं। तो एक पूरे नए प्रारूप में, नए आलेख में हम एक नई परिभाषा लिख रहे हैं भारतीय रेल की, और उत्तर पश्चिम रेलवे इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारी जो उत्तर पश्चिम रेलवे है राजस्थान के बहुत प्रमुख एरिया को कवर करता है। लगभग हमारी 87% राजस्थान जो है उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कवर किया जाता है। साथ ही साथ हम गुजरात, पंजाब और हरियाणा को भी थोड़ा कवर करते हैं। तो इन पूरे राजस्थान के प्रदेश में हम बात करें तो एक जो मैप बना हुआ है उत्तर पश्चिम रेलवे का राजस्थान में, उसको हम बहुत ही वृहद तरीके से और विस्तारित कर रहे हैं। नई लाइनों का निर्माण कर रहे हैं, जहां ट्रैक है वहां हम दोहरीकरण कर रहे हैं, गेज कन्वर्जन कर रहे हैं। जब ये नया जोन बना था उस समय सारा बहुत कुछ जो था मीटर गेज था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उन सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना। उन सबको हमने परिभाषित किया, परिलक्षित किया। बैकड्रॉप पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रेलवे को, स्टेशंस को नई तरह से परिभाषित किया जा रहा है, उनको नए रीडिज़ाइन किया जा रहा है। सर, एक वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बहुत लोगों में उत्सुकता है। जिन लोगों ने वंदे भारत का प्रयोग किया है, वंदे भारत में बैठे हैं, उनको तो उत्साह है ही, लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए भी जिन्होंने वंदे भारत को देखा है, उनको भी काफ़ी उत्साह है। एक हमारे जो दर्शक जिस समय उदयपुर से वाली जो वंदे भारत चली थी, तो कुछ लोगों का उत्साह अलग ही तरह से देखने में आया था। आइए देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जो उदयपुर से आज चालू हुई, इसने सभी के दिलों को छुआ है। उसका एक कारण जो तकनीकी रूप से ये बहुत एडवांस्ड ट्रेन है, और साथ में इसमें जो बैठने की सुविधा है वो बड़ी आरामदायक लगती है। जैसे दूसरी गाड़ियों में जाते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि गाड़ी काफ़ी हिल रही है, या कंपैरेटिवली यहाँ पर तेज़ी के साथ में थोड़ा कुशन जैसा इफेक्ट आता है। टॉयलेट्स मेरे को बड़े साफ़ सुथरे लगे, बड़े चौड़ा सा स्पेस है टॉयलेट्स के बाहर, वो बड़ा सुंदर है, अच्छा है। स्टाफ सारा ड्रेस्ड है और नाश्ता वगैरह खाना काफ़ी अच्छा खिलाया गया है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेन रेलवे के विचारों, रेलवे को देखते हुए एक पूरा नए लेवल की तरफ रेलवे को पूरे को ले जा रही है। जिस तरह से आज 9 ट्रेन चालू हुई है, निश्चित रूप से पूरे देश में आने वाले समय में इस प्रकार की ट्रेनें दिखाई पड़ेंगी, और यही तो विकास होता है मेरे ख्याल में। इसी तरह से हम लोग एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं, और सभी यात्रियों में जो भी मैंने ऑब्जर्व किया उनके मन में भी बहुत उत्साह था। स्टेशन पर लोग जिस तरह से फ़ोटो खींच रहे हैं, स्टाफ भी उत्साहित है, और ये सारा कुल मिला करके महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, विकलांगों के लिए भी इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो सराहनीय है। इसके लिए मैं सभी रेल कर्मचारियों को, रेलवे के पदाधिकारियों को और रेल मिनिस्ट्री को, हमारे सरकार को, मोदी जी को, सभी को बहुत बधाई देता हूँ। हमने लगातार चंद्रयान से अगर देखें, अभी वैसे तो बहुत काम हुए हैं, लेकिन चंद्रयान के बाद से स्त्री शक्ति वंदन अधिनियम 3 दिन पहले देखा, और आज उदयपुर ने ये वंदे भारत देखी है। मुझे इसमें बैठने का अवसर मिला, वास्तव में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न यात्री ने रेलवे अधिकारियों को बधाई दी, तो निश्चित रूप से आपको भी बधाई बनती है, और उन सभी लोगों को बधाई बनती है जिनकी सोच थी। तो हमारा सवाल यही रहेगा, जो बहुत से लोगों की उत्सुकता है, कि वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो क्या हैं, और किस तरह से ये अदर ट्रेन से जो अब तक हिंदुस्तान में चलती रही हैं उनसे किस तरह से अलग हैं। आप देख
पा रहे होंगे, वंदे भारत जो है एक नई परिकल्पना के साथ बनाई गई है। ये स्वदेशी निर्मित है, तो इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के पूरा कंप्लीट जो वर्क है ये सारा यहाँ इंडिया में किया गया है। भारतीय रेलवे की जो फैक्ट्री है वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो तमाम यात्री सुविधाएं जो कि हम विदेशों के ट्रेन में देखते हैं, जिस तरह से रिवॉल्विंग सीट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार में आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो चेयर को, बड़ी ग्लास विंडो है, डिसेबल फ्रेंडली हमने इसको बनाया गया है, टॉयलेट्स हमने बहुत अच्छे से इसको रीडिज़ाइन किया है, टॉक बैक फैसिलिटी दी गई है। तो एक ऐसी सारी फैसिलिटी, तमाम सुविधाएं जो कि आप कहीं एक अच्छे कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जो महसूस करते हैं, वो हमने इसको समावेशित करने की कोशिश की है। मुख्य रूप से जब हम ये वीडियो देख रहे थे तो उसमें दो चीज़ें हमें इस स्टूडियो में बैठ के भी अनुभव हो रही थी। एक तो उसकी गति जी, और एक जिस स्मूथ तरीके से वो ट्रेन चल रही थी और नीर जल भरा हुआ जो है वो बहुत कम हिल रहा था। तो ये चीज़ निश्चित रूप से भारतीय रेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक और शब्द जब भारतीय रेल की बात करते हैं और भारतीय रेल के बदलते परिदृश्य की बात करते हैं तो एक शब्द और आता है, अमृत भारत स्टेशन। ये अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है और इसके पीछे क्या संकल्पना और क्या सोच है? जी, स्टेशनों का पुनर्विकास हमारा एक मिशन एरिया है। हमारा यह मानना है कि जो स्टेशंस जो हम अभी रेल यात्रियों के लिए हैं उनको हम एक नया वृहद तरीके से पुनर्विकसित करें, और इसी क्रम में राजस्थान की अगर हम बात करें तो 86 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकसित कर रहे हैं। अच्छा। उत्तर पश्चिम रेलवे, जैसा मैंने बताया कि राजस्थान के महत्वपूर्ण एरिया को कवर करता है, उसमें हम 77 ऐसे स्टेशनों को कवर कर रहे हैं जिसमें पुनर्विकसित कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेशनों जो है, मेजर स्टेशन है, जैसे मैं बात करूँ जयपुर हो गया, गांधीनगर जयपुर हो गया, सांगानेर, ये जो एक ही यहाँ जयपुर के परिधि में है। इसके साथ ही साथ अजमेर, पाली मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, इन सब का हम एक वृहद तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से विकसित कर रहे हैं, जिसमें जैसे जयपुर की अगर बात करें तो लगभग 700 करोड़ की लागत से हम इसमें वर्क कर रहे हैं। आज का जयपुर जंक्शन जो स्टेशन हम देखते हैं जी, आप यहाँ पे देख पाएंगे जो फोटोग्राफ है, तो इसमें जो एक पूरी एक नई परिकल्पना के साथ हम इनको विकसित कर रहे हैं। 700 करोड़ की लागत से जयपुर का बना रहे हैं, गांधीनगर जयपुर हम 200 करोड़ की लागत से बना रहे हैं, जोधपुर को हम 500 करोड़ की लागत से बना रहे हैं, सांगानेर को हम लगभग 200 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। तो इन पुनर्विकसित स्टेशनों की परिकल्पना में जो मुख्य बातें हैं वो है एंट्री एग्जिट सेपरेट होंगी, जैसा एयरपोर्ट पे जैसे आपने बताया कि 700 करोड़ की लागत से और 500 करोड़ की लागत से, तो इसमें किस तरह की यात्री सुविधाओं की क्या परिकल्पना आपके जहन में है और किन यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आप काम कर रहे हैं? जी, जैसा कि एयरपोर्ट पे आप देखते होंगे सेपरेट एंट्री एग्जिट होती हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग होती हैं, उसके साथ ही साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाए जाएंगे। एक नया चीज़ जो कि ये इन सारे मेजर स्टेशनों पे रिडेवलपमेंट में काम किया जाएगा वो है एयर कॉन्कॉर्स का। एयर कॉन्कॉर्स के कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म जो है उसके एंड प्लेटफॉर्म दोनों को हम स्काई वॉक के माध्यम से हम कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो लगभग 2000 से 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में हम एक स्काई वॉक का जो एयर कॉन्कॉर्स है वो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें तमाम तरह की यात्री सुविधाएं, जैसे कि शॉपिंग मॉल आप यानी कि आपका मतलब यह है कि जैसे नीचे तो रेलवे लाइंस होंगी और रेलवे लाइंस के ऊपर एक ऐसा परिदृश्य होगा कि जैसे एक शॉपिंग मॉल की तरह से उसको डेवलप किया जाए। यस, उसमें बहुत सारे आप कियोस्क होंगे, बहुत सारे उसमें यात्री सुविधाओं से रिलेटेड जो है सुविधाएं होंगी जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। और इन सारे स्टेशनों को हम एक सिटी सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ यात्रियों के लिए सिर्फ ये होगा, बल्कि जो आम जन जो कि उस क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा। जैसे जैसलमेर का आप इस समय हम देख सकते हैं कि जैसलमेर का स्टेशन, आज जो जैसलमेर का स्टेशन हम और आप देखते हैं उसकी तुलना में ये स्टेशन एक मल्टी स्टोरीड और एक मतलब अलग अलग फैसिलिटीज को समाहित किए हुए ये स्टेशन होगा। उसके अलावा हम कमर्शियल भी इसको यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग होंगी उनमें हम रेलवे के रिलेटेड जो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, से सांगानेर की अगर हम बात करें, सांगानेर का जो प्रिंट उद्योग है काफ़ी फेमस है, तो हम मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनाने के साथ साथ वहाँ पे कमर्शियल भी हम डेवलप कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। अगर कोई प्रिंट उद्योग व्यवसायी जो है वहाँ पे अपना स्टोरेज रखना चाहता है, वहाँ पे अपना गतिविधि कुछ करना चाहता है, तो वो भी वहाँ पे सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ना सिर्फ यात्री सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है इसको, जो कि बहुत ही आधुनिक होगी, साथ ही साथ हम इसमें विरासत का भी हम समावेश कर रहे हैं। जो बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी आर्किटेक्चर है, वो हम लोकल यानी कि जिस क्षेत्र का है, जो उसकी स्थानीय मतलब जो हेरिटेज विविधता है उसको भी समावेश कर रहे हैं हम। तो आधुनिकता, हेरिटेज
और साथ ही साथ जो यात्री सुविधाएं उन सबको समावेशित करते हुए है ये हज़ारों करोड़ की लागत से हम ये कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जो हमारे मीडियम स्टेशन है, जो 68 और स्टेशन है, उनको भी हम लगभग 20 करोड़ की लागत से उनका भी पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसमें हम फसाड का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसकी जो पार्किंग एरिया है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक नई परिकल्पना के साथ इन सारे स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। जो मीडियम क्लास स्टेशन है उनका तो हम लगभग 2 से 3 महीने में हम उनको पब्लिक के लिए हम उनको हाजिर भी कर देंगे। और जो बड़े स्टेशन है, जैसे जयपुर की बात करें, गांधीनगर जयपुर की बात करें, इनको हम लगभग 1.5 से 2-3 साल में हम ये पूरा विकसित कर दिए जाएंगे। जयपुर स्टेशन को आप कब तक, क्या आपका टारगेट प्लान कब तक का है? हमारा टारगेट है कि 2026 तक के पूरे स्टेशन को हम विकसित करके कर देंगे। गांधीनगर जयपुर भी हमारा एडवांस स्टेज पे चल रहा है। अगर आपने अभी सुना होगा तो कुछ दिनों पहले हमने गांधीनगर स्टेशन पे पूरे भारतीय रेलवे का पहला एयर कॉन्कोर्स, जो मैं बता रहा था कि 72 मीटर का पहला एयर कॉन्कोर्स के लिए जो हमने गर्डर जो है वहां पे लॉन्च किया। बहुत बड़ा ही एक मेजर वर्क था, जो कि टेक्निकल चैलेंज था, और जो हमने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक इसको हमने किया। जी, किसी भी रेलवे के लिए जो गेज कन्वर्जन है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक यूनिक गेज प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये कि अगर हम उत्तर पश्चिम रेलवे के जो क्षेत्र की आपने बात कही, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं गेज कन्वर्जन और इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रहा। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे में गेज कन्वर्जन, विद्युतीकरण और रेलवे को दोहरीकरण किए जाने की क्या स्थिति है और हम कहां तक पहुंच गए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आपने ये चीज़ें बताई, वो हमारा एक मिशन एरिया है, जिसमें कि दोहरीकरण आता है, ट्रैक का दोहरीकरण, नई लाइन का निर्माण करना, या गेज कन्वर्जन की जो आपने बात की, विद्युतीकरण बात की, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है और हमारा पूरा फोकस जो है इन प्रोजेक्ट्स पे है। अगर मैं दोहरीकरण की बात करूँ तो हमारे बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट हैं जो अभी सैंक्शन है। अभी हाल ही में हमने मार्च में हमने कंप्लीट किया था, जिससे कि फुलेरा से लेकर के जोधपुर का जो मार्ग था वो कंप्लीट दोहरीकृत हो गया, और जयपुर से जोधपुर जो हमारे महत्वपूर्ण शहर है ये दोहरीकृत होकर के जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारा रेवाड़ी से लेकर के जयपुर अजमेर होते हुए पालनपुर का जो रास्ता है वो पूरा दोहरीकृत है। तो ये नए प्रोजेक्ट के साथ, जैसे हम रेवाड़ी, खाटूवास, नारनौल का जो है, जयपुर से सवाई माधोपुर का एक मार्ग है जो कि हम दोहरीकरण कर रहे हैं। तो दोहरीकरण जो हमारा एक मिशन एरिया इसलिए भी होता है क्योंकि रेल परिचालन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो है समय का। तो जब ये दोहरीकृत हो जाती है ट्रैक, तो तब जो यात्री गाड़ियों में जो समय लगता है या जो मालगाड़ी के ढुलान में जो समय लगता है वो कम हो जाती है, क्रॉसिंग में टाइम में वेट नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारा एक और मिशन एरिया है, वो है नई लाइनों का निर्माण। जो हमारा राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे का जो नेटवर्क है उसको और हम विस्तारित कर रहे हैं और नए पैमाने से उसे और हम बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी नई लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पर्यटन दृष्टि से। जैसे कि मैं बात करूं, अभी जो है तारंगा हिल से अंबाजी वाया अबू रोड का जो निर्माण किया जा रहा है, 117 किलोमीटर की लाइन है। साथ ही साथ रास से मेरता सिटी, पुष्कर से मेरता सिटी, रिंगस से खाटू श्याम जी। तो ये सारी नई लाइनों के निर्माण से हम एक नया जाल बिछाने जा रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे में, राजस्थान में। और साथ ही साथ जो गेज कन्वर्जन का जो आपने बात की, तो वो भी हम एक परियोजना जो है उसको भी हम फलीभूत करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो हमारा एक मिशन एरिया, विद्युतीकरण भी हमने अभी उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ 5100 से भी अधिक रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कर लिया है, जो कि हमारे कंप्लीट इंटायर नेटवर्क का 93% है। विद्युतीकरण कह सकते हैं कि 93% से ज्यादा जो क्षेत्र है, जो रेलवे लाइन्स है, वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। इलेक्ट्रिफाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि विद्युतीकरण ना सिर्फ किफ़ायती है, पर्यावरण के लिए तो खैर अच्छा है ही, पर्यावरण अनुकूल है ही, किफ़ायती भी है, साथ ही साथ हमारी जो डीजल पे जो आयातित डीजल है उस पर भी हमारी निर्भरता कम होती है। तो हम एक मिशन मोड में इन सारे जो हमारे बैलेंस भी जो बचे हुए हैं, 300 से ऊपर जो किलोमीटर बचे हुए हैं, इनको भी हम मिशन मोड में इनको पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है इस वर्ष। जी, इन्हीं सभी निर्माण कार्यों में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक फॉर RDSO। ये क्या है और इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम रेलवे क्या कर रहा है? जी, ये भारतीय रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और उत्तर पश्चिम रेलवे और राजस्थान के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय रेलवे का जो पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक, हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो है वो सांभर के पास नावा सिटी गुड़ा में बनाया जा रहा है। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, जो नए जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ जो रोलिंग स्टॉक जो है, नए रोलिंग स्टॉक जिसमें कि जो कोचेज़ हैं या जो वैगन्स हैं, जो लोकोमोटिव्स हैं, वो उनका भी समावेश हो रहा है। इनकी टेस्टिंग जो है, व्यापक परीक्षण भी जो है काफ़ी ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए पहला भारतीय रेलवे का टेस्ट ट्रैक जो है निर्माण किया जा रहा है। लगभग 820 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। इस टेस्ट ट्रैक में अलग अलग तरह के जो है कर्व होंगे, देख सकते हैं जी कि इस तरह का ट्रैक तैयार किया जा रहा है। अलग अलग तरह के जो है उसमें लूप्स होंगे, कर्व्स होंगे, ब्रिजेज होंगी। तो
ये जो रोलिंग स्टॉक जो 220 kmph और उससे हाई स्पीड के जो होंगे उनको हम यहाँ पे परीक्षण करेंगे और उन सारे परीक्षण के उपरांत जो है उनको हम ट्रैक में टेस्टिंग के लिए एक्चुअल फील्ड में टेस्टिंग के लिए उसको ऑपरेशन के लिए उतारेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी तक पूरे भारतीय रेलवे में ये नहीं है, इनफैक्ट पूरे विश्व के रेल की अगर बात करें तो ये सबसे लंबा, विश्व की रेल में सबसे लंबा, ये 64 किलोमीटर का जो लंबा जो सेक्शन है, जो टेस्ट ट्रैक है, वो डेवलप किया जा रहा है। यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उनका तो टेस्ट यहाँ हो ही पाएगा, बल्कि पूरे देश के जो रेलवेज हैं उनका भी टेस्टिंग यहाँ पर हो सकता है। ना सिर्फ देश, विदेशों के भी जो रेलवे होंगे जो कि टेस्टिंग के लिए जो यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनका भी हम कर पाएंगे यहाँ पे टेस्ट ट्रैक कराएंगे। सर, जब रेलवे में यात्रा करते हैं तो रेलवे में समय और रेलवे की सुविधाओं के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है रेलवे खान पान का, क्योंकि आदमी को जब 12 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे की यात्रा करनी है तो निश्चित रूप से खान पान एक बहुत ज़रूरी आ जाता है। रेलवे में यात्रियों को शुद्ध खान पान मिल सके, पौष्टिक खान पान मिल सके और समय पर मिल सके, इसके लिए रेलवे के क्या प्रयास हैं? जी, जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा, यात्री जो महोदय थे वो वर्णित भी कर रहे थे कि वंदे भारत की जो आपकी खाने की जो है उसमें बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। क्वालिटी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया होता है जिसको हम लगातार सुधार करते रहते हैं। निरीक्षण के माध्यम से हमारी एक विंग है जो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, IRCTC, वो ट्रेनों में जो ट्रेन साइड वेंडिंग का जो काम होती है या स्टेशनों पर जो हम फूड प्लाजा होते हैं उनको हम ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे हमारे मेजर स्टेशन पर इस तरह के फूड प्लाजा इंस्टॉल किए हुए हैं। साथ ही साथ हमारा एक ये भी लक्ष्य होता है कि जो हमारे जनरल क्लास में जो यात्री सफ़र करते हैं उनको भी हम जन आहार की सुविधा दें, जो कि बहुत ही कम रेट पे हम उनको प्री पैक्ड मील जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में हम पानी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ जो ऐप के माध्यम से वो ऑनलाइन भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो खान पान का जो हमारा माध्यम है, जो हमारा साधन है, वो एक यात्रियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और हमारा लगातार ये लक्ष्य रहता है कि हम उस पर लगातार सुधार करते रहें। हमारी और आपकी बातचीत तो जारी है और हम रेलवे के बारे में बहुत सी बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय एक यात्री जो इसका अनुभव लेते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनका हम अनुभव देखते हैं। तो अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हो अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट को लेके, तो UTS ऐप को ज़रूर से यूज़ लिया कीजिए, क्योंकि इससे आपको ना तो भीड़ में खड़ा रहना पड़ेगा, ना आपको किसी लाइन में लगना पड़ेगा। अपने घर बैठे आप इस ऐप से अपना अनारक्षित यानी जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें रेलवे ने अब जो है लिमिट बढ़ा दी है। पहले 3 किलोमीटर की लिमिट थी, लेकिन आप अब स्टेशन से कितना भी दूर अपने घर पे बैठ के आराम से इस ऐप से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। पेमेंट जो है वो आपकी UPI से हो जाता है या फिर R वॉलेट से हो जाता है। तो काफ़ी सहूलियत की ऐप है ये। अगर आप लेट हो रहे हो, ट्रेन आपकी बस निकलने ही वाली है, तो सब भीड़ के झंझट छोड़िए और ये जो UTS ऐप है इसको ज़रूर से यूज़ लेना प्रेफर कीजिए। ये युवा बड़े खुश, बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न नजर आए। इनके हाथ में बार बार एक मोबाइल के जरिए वो एक ऐप दिखा रहे थे और ऐप पे हमने देखा UTS और बड़े प्रसन्न थे कि हम ऐप के ऊपर ही हम टिकट बुक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर, इसके बारे में जानकारी दें, ये UTS ऐप क्या है? जी, UTS का फुल फॉर्म हुआ अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो जो जनरल क्लास में जो हमारे यात्री सफ़र करते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है कि उनको ट्रेन में टिकट लेकर के ट्रैवल करना है तो लाइन लंबी होती है और फिर जो आपको टाइम पर अगर आप नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट सकती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सालों पहले ये UTS ऑन मोबाइल ऐप का लॉन्च किया था। अभी हम इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है और सुधार किया है। इससे पहले जो था कि स्टेशन की परिधि के 20 किलोमीटर के अंतर्गत ही जो है आप इस टिकट को बुक करा सकते थे। अभी हमने वो जो लिमिट थी, जो डिस्टेंस की लिमिट थी, उसको हटा दिया है। कोई भी यात्री कहीं से भी अपने घर में बैठे हुए, कहीं से भी कितने भी किलोमीटर दूर हो, अपने इस ऐप के माध्यम से, UTS ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से वो अपना टिकट ले सकता है। उसको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, उसको वो डाउनलोड कर सकता है। डिजिटली एक क्रांति जो है हमने लाई है। यानी कि अब हम आपकी बात से हम ये कह सकते हैं कि एक जहन में जो तस्वीर उभरती है कि रेलवे का टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर के ऊपर कम से कम 100-200 लोगों की भीड़ लग रही है और लोग टिकट लेने की लाइन में, उधर ट्रेन की सीटी बज रही है। शायद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और इस UTS ऐप के माध्यम से आप कोई भी किसी भी तरह से अनरिजर्व टिकट को बुक किया जा सकता है। सर, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी ट्रेन को मेंटेन करना, उसका रखरखाव करना। उत्तर पश्चिम रेलवे में जो कोचेज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनके रखरखाव के लिए जो कोचिंग टर्मिनल्स हैं उनके बारे में क्या विचार है? किस तरह का प्रस्ताव या किस तरह की योजना उत्तर पश्चिम रेलवे की? जी, जैसा कि अभी आपने देखा है वंदे भारत आ रही हैं, पूरे देश में जो है वंदे भारत नई सेवा शुरू हो रही है। हमारे यहाँ राजस्थान में 3 वंदे भारत संचालित होती है। तो अब जो नई वंदे भारत आ रही है और साथ ही साथ जो नए
चूँकि ट्रेन की संख्या बढ़ रही है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू इससे ये है कि हम कैसे इनका हम मेंटेनेंस अच्छे तरीके से कर पाएँ। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग जगहों पे हम मेंटेनेंस की सुविधाएं विकसित कर रही हैं। अगर आपको ज्ञात होगा तो खातीपुरा अभी हमने एक टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया है। सैटेलाइट स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन का मतलब ये होता है कि वहीं से अब गाड़ियां जो है ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हो सकती है। जयपुर जंक्शन पे यात्री वार बढ़ रहा है, बहुत सारे यात्री ट्रेन अब आ रही हैं। जयपुर जंक्शन पे दबाव भी बहुत बढ़ता है, ट्रैफिक के जो रोड का ट्रैफिक है, साथ ही साथ जो रेलवे का ट्रैफिक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने खातीपुरा को एक स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन के रूप में संचालित किया है और वहीं से अब जो है गाड़ियाँ टर्मिनेट और ऑरिजिनेट हमने शुरू कर दिया है। साथ ही साथ चूँकि गाड़ियाँ वहाँ जब टर्मिनेट और ऑरिजिनेट हो रही है तो उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी हमें अब चाहिए होंगी, तो वहाँ पे हम लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से एक मेंटेनेंस सुविधा भी विकसित कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वंदे भारत चूँकि हर जगह पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में भी संचालित होगी, तो उदयपुर, गंगानगर, अजमेर, जयपुर, इन सब जगहों पर भी हम वंदे भारत के मेंटेनेंस की सुविधा विकसित कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे आपने जो मेगा कोचिंग टर्मिनल की बात की, तो अब चूँकि बदलाव के बयार से गुजर रही है, नई परिभाषित हो रही है भारतीय रेल, तो हमने 15 से 20 साल का आगे का हम विज़न कर रहे हैं कि कैसे 15 से 20 साल के बाद जब यात्री भार बढ़ेगा, जब यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, तो हमें नए नए प्लेटफॉर्म्स, नए जगह हमें ढूंढनी पड़ेंगी जहां से हम यात्री ट्रेनों का जो है ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेशन कर सकें। और इसी क्रम में हमने उदयपुर के पास उमरा का हमने चयन किया है, बीकानेर के पास लालगढ़ का चयन किया है, जयपुर के पास भट्टों की गली का हमने चयन किया है। तो ये जगहों पे हम नए नए कोचिंग टर्मिनल बना रहे हैं जहाँ पे 10 से 12 प्लेटफॉर्म्स होंगी। वहाँ पे साथ ही साथ कोचिंग के मेंटेनेंस, गाड़ियों के रखरखाव की सुविधा जो है की जाएगी। 700-800 करोड़ की लागत से ये कोचिंग टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और पूरे जो 15, 20, 25 साल का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विज़न है, उसको परिभाषित करते हुए ये सारे कोचिंग टर्मिनल हम विकसित कर रहे हैं। जी, अगर हम भारतीय रेल के विकास की बात करें तो भारतीय रेल के विकास के साथ में देश में सड़कों के जाल में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और यात्री का अनुभव हम जान लेते हैं। मेरा नाम है धर्मांशु। आज मैं यात्रा कर रहा था जयपुर से वाराणसी के बीच में चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस में। मैंने अभी स्टेशन पे आके देखा कि यहाँ पे गांधीनगर स्टेशन का पुनः विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे हो गया पार्किंग की व्यवस्था हो गया और टिकट का बुकिंग काउंटर अच्छे हो जाएंगे और साथ में वेटिंग हॉल हो गया, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज हो गया और एयर कॉन्कोर्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग फूड कोर्ट बनाए जाएंगे, जहाँ पे एक तरीके से आने वाले जो सिटी एरिया है, आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पे ऐसा पिकनिक स्पॉट इन स्टेशनों को बना सकें, आ सकें और यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकें। और साथ में अलग अलग वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे, जहाँ पे लोग अपना आने वाले यात्री वो प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड ना करके इन कॉन्कोर्स एरिया पे जाके शॉपिंग कर सकेंगे। और प्लस मुझे बड़ी की उत्सुकता है कि यहाँ पे ये जल्दी जल्दी स्टेशन कब रीडेवलप्ड होंगे और कब हम इन स्टेशनों का आनंद ले पाएंगे और हम ऐसे स्टेशनों को देख पाएंगे। ये जो युवा अपने मोबाइल से जो अपना वीडियो बना रहे थे, अगर इसमें हमें वैगन और ट्रेन ट्रैक नहीं दिखाई दे तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा मॉल डेवलप होने को है। हमारा सवाल आपसे यही था कि उत्तर पश्चिम रेलवे में पैसेंजर ट्रैफिक और गुड्स ट्रैफिक, यानी यात्री और माल जो भार है, उसकी आपस में क्या स्थिति है। और दूसरी बात यह कि जब यातायात के साधनों की बात होती है तो रेलवे की सीधी प्रतिस्पर्धा है सड़क यातायात से, तो इन दोनों के आपस में प्रतिस्पर्धा के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी देखिए, यात्री भार लगातार बढ़ रहा है, यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, लगातार भीड़ भी बढ़ रही है। हम स्पेशल ट्रेनों का संचालन करते हैं, जो हमारे नियमित ट्रेन चल रहे हैं उन पे हम अतिरिक्त डब्बे लगाते रहते हैं, हर क्लास के, जनरल क्लास के हों, स्लीपर के हों या एसी के हों। अभी जून महीने में ही हमने लगभग 80 अतिरिक्त डब्बे लगाए, 40 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हम कर रहे हैं। यात्री सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्टेशनों 400 से भी ज़्यादा स्टेशनों पर हमारे वाईफाई लगे हुए हैं, 26 लिफ्ट लगे हुए हैं, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। तो यात्री सुविधाओं के साथ साथ स्टेशन को पुनर्विकास, इसके साथ साथ जो है यात्री ट्रेन जो है उनका भी हम ज़्यादा नंबर बढ़ा रहे हैं। डब्बों की आवश्यकता को देखते हुए जिस रूट पे हमारी आवश्यकता महसूस होती है वहाँ पे हम यात्री ट्रेन भी, स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। तो ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है जो हमारी यात्री भार जो है वो अभी 16 करोड़ रहा है। पिछले वर्ष जो है हमारा 16 करोड़ रहा है यात्री, यानी लगभग आप समझिए महीने भर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा यात्री हम हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ हमारे जो यात्री आए हैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ी भी है। माल लदान भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन एरिया होता है, क्योंकि ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, जो रेवेन्यू तो इससे जाती है, इसी से हमारा डेवलप होता है और उसको भी हम फोकस रखते हैं। अभी पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2023-24 में हमने 29 मिलियन टन से भी अधिक माल
अदान किया है, जो एक पूरा रिकॉर्ड था इस पूरे हमारे भारतीय उत्तर पश्चिम रेलवे का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है 29 मिलियन टन का। और नए नए हम जो कमोडिटीज़ हैं उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय रेल के माध्यम से हम कर पाएँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जब मैंने मेंशन किया था, तो भारतीय रेल जो है एक पर्यावरण के अनुकूल एक तो है ही है साधन, है ना, सबसे मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर रोड के हम कंपेयर करें, एयर से कंपेयर करें, तो ट्रेन जो है, क्योंकि इसीलिए इसको आम जन का जो परिवहन जो है वो इसीलिए शायद कहा जाता है। सस्ता भी है, ये किफ़ायती है, पर्यावरण के अनुकूल है। तो इस सब कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए नई नई जो कमोडिटीज़ हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय रेल के माध्यम से हम उनको माल ढुलाई करें। हमारे रेलवे में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट हमने इस्टेब्लिश की है और काफ़ी सारे जो कमोडिटी हैं वो हमने हाल फिलहाल में ही भारतीय रेल के माध्यम से इसमें शुरू किया है। जी, अगर जब हम यात्रा करते हैं तो हालांकि भारतीय रेलवे की तरफ से आम जन को सुविधा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बहुत संभव होता है कि यात्रा के बीच में किसी तरह की कभी कोई परेशानी हो जाती है। हमारा आपसे सवाल यही रहेगा कि यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए क्या रेलवे की तरफ से कोई ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जिससे आदमी सीधे और बहुत जल्दी अपनी समस्या को बता सके और उसका हल पा सके? यात्री शिकायतों के प्रति हम बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही तत्परता से कार्रवाई की जाती है, त्वरित गति से हमारे विभाग जो है इस पर एक्शन लेते हैं। हमारा एक रेल मदद एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कि ऐप पे भी है, वेब पोर्टल भी है, और 139 जो हमारा एक यूनिफाइड हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी तरह की यात्री शिकायत या कुछ सुझाव जो है कोई भी यात्री 139 के माध्यम से या रेल मदद पोर्टल जो है वेब जो है उसके माध्यम से जो है दे सकता है। और इन सारे जो शिकायतें होती हैं उन पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, हमारे संबंधित विभाग जो है तुरंत उस पर करते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिम रेलवे पे तो लगभग हमें बताया जा रहा है कि 139 इसका नंबर है। जी, जो हमारा यूनिफाइड हेल्पलाइन नंबर है 139 है। कोई भी तरह की यात्री शिकायत या सुझाव जो है, अगर आपकी केटरिंग से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है, स्टेशन से रिलेटेड है, स्टाफ के बिहेवियर से रिलेटेड है, एसी नहीं चल रहा है, लिनन नहीं मिला है, जिस भी तरह की शिकायत है 139 के माध्यम से आप कर सकते हैं। हमारी जो एवरेज जो इनको सॉल्व करने का जो टाइम है, जो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, लगभग 32 से 33 मिनट में हम करते हैं। कोई भी यात्री शिकायत औसतन 32 से 33 मिनट में हम इसको निवारण करते हैं। 32 से 33 मिनट के अंदर समस्या का समाधान, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिकायत जहां हुई है उसके अगले स्टेशन या अगले बड़े स्टेशन के आसपास ये समाधान उसका दिया जा सकता कर देते हैं हम। तो जैसे और इन सब यात्री शिकायतों को हम एक और जो हमारा माध्यम है जो है सोशल मीडिया, जो हम ट्विटर, जो एक्स अब है, एक्स के माध्यम से भी हम उसका त्वरित निदान करते हैं। हम उन सारे जो भी एक्स पे हमारे जो फीडबैक प्राप्त होते हैं या कोई पैसेंजर्स की शिकायत प्राप्त होती है उसका तुरंत ही हम निवारण करते हैं। और हमें बहुत सारे जो है इस तरह के हमें फीडबैक भी मिलते हैं जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैक होता है और जिसमें यात्री हमें कहते हैं कि यहाँ त्वरित कार्रवाई हुई। सकारात्मक फीडबैक जो हमारे 75% से भी अधिक सकारात्मक फीडबैक भी मिलते हैं हमें कि बहुत रेलवे ने अच्छा काम किया। क्योंकि सोशल मीडिया जो है अब आजकल बहुत चूँकि जुड़ा हुआ है 139 ऐप के माध्यम से भी, और सोशल मीडिया पे भी हमारी बहुत पहुंच है। जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे एक्स हुआ या कू हुआ, फेसबुक हुआ, इस पे हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं। हमारे फेसबुक पे लगभग 2 लाख से ऊपर फॉलोवर हैं, ट्विटर पे भी हमारे इसी तरह से 2.5 लाख फॉलोवर हैं। हम इन सब जो हमारे फॉलोअर्स हैं इनको ना सिर्फ यात्री शिकायत के निवारण से माध्यम से जोड़ते हैं, इसके अलावा हम उनको एक बहुत ही रोचक जानकारी देते रहते हैं। अभी हमने कुछ बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग हैशटैग हमने डेवलप किए जिससे कि यात्री जो है ना सिर्फ यात्रा करने के लिए प्रेरित हो बल्कि उनको एक रोचक जानकारी भी मिलती रहे। जैसे हमने अभी हैशटैग शुरू किए हैं, चखलो इंडिया करके हैं, या रोचक रेल करके हैं। रेल यात्रा पे जो उनके विवरण है उसके बारे में जो अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो बात पते की हमने एक हैशटैग शुरू किए। जैसे मैं चखलो इंडिया की बात करूं तो चखलो इंडिया में हम बताते हैं कि अगर आप उस स्टेशन जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं कोटा, तो वहाँ की कोटा की कचौड़ी आप खाइए। तो कोई यात्री अगर जो परिचित नहीं है कोटा स्टेशन से, तो वो जब उनको भी कोटा कचौड़ी के बारे में तो मथुरा के पेड़े कहीं ना कहीं सामने उसके माध्यम से भी नजर मिल सकता है। आपने जो इस तरह की बात कही तो हमें कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आ जाता है कि बचपन से ही जो रेलवे है वो न सिर्फ यात्रा का बल्कि देखा जाए तो बच्चों के लिए बड़ा मनोरंजन का साधन भी रहा था। और हमें अपना बचपन याद आ जाता है जब पूरे परिवार के साथ कंपार्टमेंट में बैठते तो एक कागज़ और पेन लेकर के जाते थे और स्टेशनों के नाम लिखना भी अपने आप में बहुत मनोरंजक होता था।
इस रेलवे के संबंध में यात्रा वृत्तांत पुरस्कार का आरंभ किया गया है। ये यात्रा वृत्तांत पुरस्कार क्या है और इसके बारे में जानकारी जी, जैसा मैंने अभी बताया कि हम प्रोत्साहन वाले कार्य करते रहते हैं। जो रेलवे के हमारे जो बहुत ही यात्री हैं, जो महत्वपूर्ण यात्री हैं, जो कि हमारे कस्टमर हैं, उनको रेल ट्रैवल और करने के इनकरेज करने के माध्यम से, और साथ ही साथ जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसको प्रचार प्रसार करने के माध्यम से हमने ये रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार का शुरू किया है, जिसमें कि कोई भी आमजन या कोई भी रेलवे का भी कर्मचारी जो है अपनी रेल यात्रा के बारे में अपने अनुभवों को साझा कर सकता है और हमें शेयर कर सकता है। और उसके जो है हमने उसके पुरस्कार की भी योजना बनाई है। उनके जो भी अनुभव है, खट्टे मीठे जो भी अनुभव है, जो भी जब वो ट्रैवल किया तो उनको कैसा महसूस हुआ रेल यात्रा, और क्या उनको सुझाव है, क्या इनके विकास में और क्या योगदान जा सकता है, उसको बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ राजभाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए ये रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार हमने शुरू किया, जिसमें कि हम फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ और सांत्वना पुरस्कार भी दे रहे हैं। आप लोगों से, जो आपके दर्शक हैं, इसके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस रेल यात्रा जो वृत्तांत पुरस्कार है इसमें जो है आप सम्मिलित करिए, आप अपने रेल अनुभव को हमें शेयर करिए, हमें सुझाव भी दीजिए कि कैसे हम और अपनी सुविधाओं को और हम अच्छा कर सकते हैं। जी, जब रेलवे की बात करते हैं तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ समय में कुछ रेल दुर्घटनाओं के बारे में भी खबर आई है। रेलवे इन संरक्षा और सुरक्षा, इसकी दिशा में क्या प्रयास हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे किस तरह से प्रयासरत रहता है? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि रेलवे की जो सेफ्टी है वो हमारी मोस्ट और अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। किसी भी आयाम में अगर हम बात करें, पंक्चुअलिटी हो, लोडिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इन सबसे सर्वोपरि हम सेफ्टी को मानते हैं। पैसेंजर की जो सेफ्टी है और जो उनकी सिक्योरिटी है वो हमारा मिशन एरिया ही नहीं, सबसे टॉप प्रायोरिटी एरिया होता है। और इसी क्रम में हम नए नए संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि रोलिंग स्टॉक की जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो अपग्रेडेड आ रही है, जो कि सुरक्षा से युक्त है। जो हमारी नई वंदे भारत आ रही है, इसमें कवच प्रणाली दी गई है। कवच एक ऐसी प्रणाली है जो कि एंटी कॉलिजन डिवाइस है और जो स्वदेशी तकनीक से बनाई गई, जैसे कि वंदे भारत बनाई गई है, उसी तरह ये कवच प्रणाली भारतीय रेल की ही स्वदेशी प्रणाली विकसित है, जो कि एंटी कॉलिजन डिवाइस होंगी। और ये उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर बात करूं तो लगभग 1600 रूट किलोमीटर में प्रथम चरण में यहाँ भी इसका लगाया जा रहा है, ताकि जो आमने सामने यस उसको पूरी तरह कभी से नहीं होगा। यस, पूरी संभावना उसको जो है हम खत्म करेंगे। और ये इसका बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने खुद इसका परीक्षण जो है उस ट्रेन में बैठ करके, उस लोकोमोटिव में बैठ करके इसका खुद सफल परीक्षण किया। तो ये हम उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 1600 किलोमीटर में इसका कर रहे हैं। साथ ही साथ सेफ्टी के जो हमारे मेंटेनेंस के जो एस्पेक्ट होते हैं उनमें भी हम लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, नए नए निर्देश जारी करते रहते हैं कि कैसे और इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो महिलाओं की जो सुरक्षा हुई या जो हमारे यात्री सुरक्षा है उन पे भी हमारा बहुत ही फोकस रहता है और हम फोकस तरीके से लगातार अभियान चला करके उसको और हम सुदृढ़ करने की कोशिश करते रहते हैं। जी, और रेलवे की जब बात आती है तो रेलवे सही समय पर चले, इसके लिए बहुत ध्यान रखा जाता है और आम जन भी इसके लिए बड़ा चिंतित रहता है। तो ये समय पर संचालन के संबंध में रेलवे के क्या प्रयास हैं? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? जी अवश्य। अभी की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे खास करके जो है समय पालनता में पूरे भारतीय रेलवे में लगातार 4 वर्षों से नंबर 1 पे रहा। अभी हम नंबर 2 पे अभी हो गए हैं। अदरवाइज 93% हमारी समय पालनता, जो आप समझिए कि 100 में से 93% गाड़ियाँ जो है डॉट टाइम पे चलती हैं। अभी भी हम जो है 90% से अधिक की समय पालनता के साथ चल रहे हैं और पूरे भारतीय रेलवे में काफ़ी हमारा अच्छा वो है। पूरे भारतीय रेल के प्रदेश में भी हम बात करें तो जो ये पुराने ज़माने की बात हो गई कि जो है गाड़ियाँ जो है टाइम पे आती नहीं थी और समय पे आपको जो है वेट करना पड़ता था। अब जो है ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, NTS के माध्यम से कोई भी देख सकता है कि गाड़ी कब चल रही है। और पूरे इस परिदृश्य में हम काम कर रहे हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो डबलिंग के कार्य हम जो कर रहे हैं या ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का भी हम काम कर रहे हैं। जैसे वंदे भारत की जो हमने बात की, वंदे भारत सहित अभी 68 जोड़ी गाड़ियाँ जो है अब हमने 110 से बढ़ाकर 130 kmph पे हम उनको संचालित कर रहे हैं। और हमारा विजन है कि अगले कुछ सालों में, 1-2 सालों में हम 160 kmph की रफ्तार से गाड़ियाँ यहाँ चलाएंगे। तो समय संचालन का तो काफ़ी महत्व हो जाता है, यानी कि वो समय जाने वाला है जब हम कहें कि गाड़ी 2 घंटे लेट है और 4 घंटे लेट है,
या ये समय भी जाने वाला है कि अगर हम कहें कि गाड़ी 15 मिनट लेट है तो कोई उसको लेट मानता ही नहीं था। तो वो समय शायद बहुत जल्दी चला जाएगा। और बहुत समय हमारे पास कम है, इसलिए एक दो बातों का बारे में आपसे और जानना चाहेंगे कि जब रेल यात्रा की बात की जाती है तो सफाई व्यवस्था भी काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाती है, और हर पैसेंजर ये चाहता है, हर यात्री ये चाहता है कि उसको जो कंपार्टमेंट मिले साफ सुथरा मिले, प्लेटफॉर्म साफ सुथरा मिले। इस दिशा में रेलवे के क्या प्रयास हैं? जी, स्टेशन और ट्रेनों का जो क्लीननेस है, जो सफाई व्यवस्था है, ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया होता है। हमारा फोकस रहता है कि हम ट्रेनों और स्टेशनों पर सफाई कृत जो हमारी व्यवस्था है, यंत्रीकृत यानी मशीनीकृत व्यवस्था से मैकेनाइज क्लीनिंग का जो है मेजर जो हमारे स्टेशन है वहाँ पे हम करते हैं। स्टेशनों के अलावा ट्रेन में भी जो है हम ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ हमारे चलते हैं। कुछ हमारे स्टेशन है जिनको हमने क्लीन ट्रेन स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है, जहाँ पे जो गाड़ियाँ जिनको हॉल्ट है, अच्छे हॉल्ट है जो 10 मिनट से 15 मिनट का हॉल्ट है, वहाँ पे हम पूरी गाड़ी की सफाई करते हैं। इन रूट में जो ऑनबोर्ड स्टाफ है वो क्लीनिंग का काम करते रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पूरा ये लक्ष्य रहता है कि इनको हम थर्ड पार्टी से हम ऑडिट करा करके और उनको भी हम और जो हम उनके फीडबैक के अनुसार से इसको और हम इम्प्रूव करते रहे। तो अभी कुछ सालों पहले जो है पूरे भारतीय रेल का जब ये थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया गया था ऑन सेफ्टी मैटर, तो जो है उत्तर पश्चिम रेलवे पूरे भारतीय रेल में नंबर 1 पर था। बहुत ही हमारे जयपुर, पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे को हम निश्चित रूप से बधाई देना चाहेंगे। जयपुर, जोधपुर ये स्टेशन हमारे नंबर 1, नंबर 2 पे भी रहे थे। जी जी। और अब आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि गुलाबी नगर जयपुर पूरी दुनिया में अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन जयपुर में धीरे धीरे समय के साथ में बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक का भार बढ़ता जा रहा है और शहर में भी ट्रैफिक का भार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बात की जा रही है, ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर क्या है? जी, अभी माननीय रेल मंत्री जी जब दौरे पर आए थे चुनाव से पहले, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जयपुर जंक्शन और जयपुर के स्टेशन के आसपास में जो लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, रोड ट्रैफिक की बात करें और स्टेशन पे भी रेल ट्रैफिक की बात करें, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कि संकल्पना दी कि एक ऑर्बिटल रिंग रेल जो है कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, जो कि जयपुर के आसपास से गुजरेगी और जो जयपुर स्टेशन पे जो कंजेशन है उसको अवॉइड करते हुए हम आसपास में, जैसे रिंग रोड आपने देखा होगा जो वेस्टर्न रिंग रोड बन गया है, उसी तर्ज पर रिंग रेल का निर्माण को उन्होंने दिया है। उस पर लगातार हम NHAI के साथ में और GDA के साथ हमारी बातचीत चल रही है। इसको फलीभूत करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए इस पर लगातार विचार चल रहा है, इस पर प्लानिंग चल रही है। हम कॉन्सेप्ट इसका बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन स्टेशन से गुजरेगी, और साथ ही साथ इसमें राज्य सरकार और NHAI का भी सहयोग रहेगा। जल्द ही इस पर जो है परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए और भी जो मीटिंग्स कार्य जो वो किए जाएंगे। जी, और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आम पैसेंजर्स की, यात्रियों की तो रेलवे से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, आपकी क्या अपेक्षा है आम जन से? आप क्या अपील करना चाहेंगे यात्रियों से? जी, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए भारतीय रेलवे का जो ये पुनर्विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, इतना जो चहुमुखी विकास हो रहा है, इसमें जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे अभी हमने बात की कि रेलवे ट्रेनों में सफाई की, स्टेशनों पर सफाई की, तो इसमें जनमानस का एक सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जो पब्लिक है वो अवेयर नहीं होगी कि हमें भी ट्रेनों और स्टेशनों को साफ रखना है, तब तक भारतीय रेल कितने भी प्रयास कर लें सफल नहीं हो पाएगी। तो मुझे ये अपील करना है, जो भी आपके दर्शक हैं, जो रेल यात्री हैं, जो ट्रैवल करते हैं, कि स्टेशन पर या ट्रेन के दौरान यात्रा करते वक्त सफाई का ध्यान रखें। जो कचरा पात्र हैं उसका उपयोग करें, डस्टबिन में ही अपने कचरा को डालें। साथ ही साथ जब आप ट्रैवल करें तो लाइट ट्रैवल करें, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रैवल ना करें, और साथ ही साथ जो है ये ध्यान रखें कि आप एक भारतीय रेल के पुनर्विकास और निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम आप होने वाले हैं। तो भारतीय रेलवे का सहयोग करें और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि भारतीय रेल एक नए आयाम के साथ, नए विकास के साथ आपको एक नया स्वरूप जल्द ही प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है आपको भी धन्यवाद देने का, क्योंकि आपके माध्यम से हमने न सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे बल्कि पूरे भारतीय रेलवे के परिदृश्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे कैप्टन शशि किरण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि यात्री कृपया ध्यान दें, भारतीय रेल बदल चुकी है, भारतीय रेल का परिदृश्य बदल चुका है और आने वाले समय में भारतीय रेल के यात्रियों को एक बहुत ही सुरक्षित, आरामदायक और बहुत ही गतिशील यात्रा देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में भारतीय रेल अपनी तरह से योगदान देगी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की गौरव शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।